Hello and very good evening to all. Welcome to the class, and this is our daily current affairs session. Okay, and we are covering the news from the perspective of prelims as well as मेंस। तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मानगढ़ मसाकर इस पे है। देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में हम सभी जानते हैं, और जलियांवाला बाग से लगभग 6 साल पहले एक जो इसी तरह का एक अनफॉर्चुनेट रहा इंसिडेंट। ठीक है, वो ट्राइबल जो बेल्ट है, अगर हम बात करें सदर्न राजस्थान उदयपुर के आसपास का एरिया है, वी हैव दैट बांसवाड़ा और वो तो आज़ादी से पहले वहाँ पे जब ट्राइबल सब इकट्ठा होके इस तरह से अपना प्लान कर रहे थे कि हमें किस तरीके से जो है हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है ना, इस फैमिन के समय पे हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जलियांवाला बाग में उन्होंने गोलियां चलाई और लगभग 400 लोग वहाँ पे है ना लोस्ट देयर लाइफ, इसी तरह से यहाँ पे मोर देन 1500 ट्राइबल्स लोस्ट देयर लाइव्स इन दिस मानगढ़ मासाकर। तो उसके बारे में चर्चा है क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया था, उस वजह से भी है। और फिर एक भारत सरकार की तरफ से एक प्रयास चल रहा है कि कैसे हम जो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल हैं जिनको अपना ड्यू प्लेस नहीं मिला है हिस्ट्री में, उनके बारे में चर्चा करें। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी विद जुडिशरी, ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है। सीनियर जो अगर हम बात करें एडवोकेट हैं उनकी तरफ से है, तो बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई थिंक 3-4 पॉइंट्स आर देयर विच यू कैन डायरेक्टली यूज इन द मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अभी चर्चा चल रही है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए, है ना। अगर जजेस है या जो भी अगर वहाँ पे कोई गलत कॉन्डक्ट ऐसा आता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास इम्पीचमेंट के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो उस पर ये चर्चा है। इंडियन आसियान के रिलेशन है, इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे, बायलैटरल या फिर आप पूरा जो आसियान है उसके पर्सपेक्टिव से। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, इसको लेके एक अच्छा आर्टिकल है जो कह रहा है कि इंडिया मतलब अपना जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर मेक इन इंडिया से और इनसे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो जाएं, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या प्रयास हमने किए हैं और क्या ज़रूरत है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, इसको लेके चर्चा है और पाकिस्तान के अंदर इस पर जो है चर्चा तेज है, तो इसको समझेंगे। इंडिया में क्या है इसको लेके कॉन्सेप्ट और कैसे ये इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। मीजल्स आउटब्रेक मुंबई में है, इसकी होगी चर्चा। मीथेन एमिशन जो है इसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में लिया जा रहा है, अभी जो रिसेंटली COP27 चल रहा है। और यहाँ पे एक मार्स इनिशिएटिव है, वो मार्स नहीं है, प्लेनेट से रिलेटेड नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू मॉनिटर द मीथेन एमिशन, और फिर उस हिसाब से एक्शन लेने की चर्चा है। सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट ऑल द अपडेट्स, PDF एट्सेट्रा। ये क्लास हमारी डेली बेसिस पे रात को 8 बजे होती है, और प्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इसे नाम डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। नवंबर एक्सटेंशन चल रहा है, और इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 3 महीने आपको फ्री है, 1.5 साल का ले रहे हो तो आपको फीस 1.5 साल की देनी है, 2 साल तक आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दीज ऑफर्स, यूज द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। स्टार्ट करेंगे कोर्ट ऑफ द फ्यूचर, फली नरीमन का ये आर्टिकल है, और बहुत ही मतलब इनके व्यूज़ जो होते हैं काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। इन्हीं के आर्टिकल से आज हमने कुछ चीज़ें ली हैं, क्यों, क्योंकि जजेस की अकाउंटेबिलिटी का इशू आ रहा है। क्लियर, कैसे इंश्योर किया जा सकता है, मतलब कुछ भी अगर गलत ऐसा ऑब्जर्व होता है, तो अभी आप कहोगे कि सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, तो इम्पीच अभी तक तो किसी को किया नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या कोई और तरीका है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस इज द बेस्ट सेफगार्ड बाय द जजेस देमसेल्व। अगर कोई भी इनिशिएटिव इस तरह से लिया जाता है तो उसके अंदर ये होता है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, है ना। तो फिर जज जो हैं वो बिल्कुल फ्रीली, बिना किसी भय के या बिना किसी और इन्फ्लुएंस के अपना जो है जस्टिस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सिंस जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ऑल्टर नहीं कर सकते, इसलिए अभी तक यहाँ पे कोई कानून या ऐसा नहीं बना है। लेकिन इसको लेके अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, ओके, जो काफ़ी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी भी मानी जाती है, USA की चर्चा करें तो वहाँ पे क्या चर्चा है ना, वहाँ पे क्या मैकेनिज्म है उसको थोड़ा समझते हैं।
तो ये कह रहे हैं यूएसए के अंदर इन्होंने ये देखा कि कैसे जो जुडिशरी, हायर जुडिशरी है ना, वहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को इंश्योर कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया, जुडिशियल काउंसिल्स एक्ट, है ना। और इस कानून के अंतर्गत क्या होगा, कोई भी जो जज अगर इस तरह से पाए जाते हैं ना, अगर कोई भी उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा या जो भी है, तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर। और किसी भी ऐसी प्रैक्टिस के अंदर या कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कि उस गरिमा के लायक नहीं है ना, या कहीं पे भी कोई गलत चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आप जो है जजेस पे एक्शन ले सकते हो। और ये जो एक्शन है जुडिशियल काउंसिल एक्ट के द्वारा ये कानून बनाया, इस एक्ट के अंतर्गत लिया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये एक्शन जो लिया जाएगा उसके लिए जो बॉडी बनाई है उसके अंदर जजेस ही हैं, मतलब जजेस ही डिसाइड करेंगे अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ इशू आता है जजेस को लेके। तो इन्होंने ये यहाँ पे मैकेनिज्म बना दिया। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है ना, जो हमारे जजेस को गाइड करता है। और ये 1980 का जो जुडिशियल काउंसिल एक्ट है, ये क्या करता है, पावर दे रहा है ऑन बॉडीज कंप्राइज्ड ऑफ द जजेस टू टेक सच एक्शन अगेंस्ट अ फेडरल जज, जो भी फेडरल या जो सीनियर जजेस हैं। क्लियर। तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्शन होगा तो इस तरह की जो बॉडीज़ हैं वो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं, जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगता है वो एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। अब उसमें जो एक्शन लिया जाएगा उस बॉडी के द्वारा, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वहाँ पे जजेस ही उसको प्रिसाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर रहा है। हालांकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैलेंज भी किया गया कि है ना, ये सही नहीं है, आपने ये कानून बना के जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहस हुई है ना यूएसए के अंदर। लेकिन यूएसए ने क्या कहा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो क्या करता है, इंसुलेट द जजेस फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो अदर ब्रांचेस है, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर कहीं पे और किसी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, उस इंटरफेरेंस से तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम ओवरसाइड बाय द अदर जजेस। ठीक है। लेकिन जुडिशरी का जो इंसुलेशन है ना, वो जो दूसरे जजेस हैं वो उसको ओवरसाइट करें कि कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ से वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंश्योर हो रही है, एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, जो इंडिया का बेसिक फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी भी आपने इंश्योर की है ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का ये सिस्टम भी आपने यहाँ पे इंश्योर कर लिया है। तो इसी तरह की डिमांड इंडिया में भी उठती रही है। हालांकि अपॉइंटमेंट पे तो एक अलग ही बहस चल रही है कि उस अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है जजेस का, उस पर भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर दे नीड द अश्योरेंस ऑफ a system of judicial accountability, a remedial mechanism which will protect the higher judiciary from its own members, ठीक है, who have gone astray। क्योंकि कुछ अगर मेंबर गलत कर रहे हैं तो वो पूरी जुडिशरी का नाम, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनको लेके जो ट्रस्ट है आम आदमी में, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस तरह की एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश की जा सकती है। और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है अमेरिकन लाइन पे, अमेरिका का जो मॉडल है, ये जो जुडिशियल काउंसिल एक्ट, इस मॉडल पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का इशू नहीं है। तो यू कैन डायरेक्टली टेक दीज पॉइंट्स, है ना। बहुत ही क्वालिटी ये पॉइंट्स हैं और बहुत हेल्पफुल ये पॉइंट है, क्योंकि इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ें रिलेट होती हैं। एक और व्यू पॉइंट है जिसपे ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है उसके फ्यूचर पे चर्चा हो, यानी किस तरह का हमारा वो रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि पेंडेंसी वगैरह काफ़ी है, कुछ रिफॉर्म की बात होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डिले हैं, सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट हैं। लेकिन हाई कोर्ट पे जो डायरेक्ट जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है आंसरेबल है अपने आप को ही, है ना। दे आर आंसरेबल टू देमसेल्व्स। तो वो चीज़ हटके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को ये टास्क दिया जाना चाहिए कि वो जो हाई कोर्ट की फंक्शनिंग है ना, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे सुधार लाया जा सके। इससे क्या होगा, जुडिशियल गवर्नेंस पूरे कंट्री की इंप्रूव होगी। तो ये दूसरा व्यू पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। भगवत गीता से एक कोट इन्होंने मेंशन किया है, कह रहे हैं कि जो ग्रेट मैन होते हैं ना, जिनके लिए सब लोग देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, या बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लोग देख के सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने लिए जो है हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। अगर वो हाई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, अगर उन्हीं के स्टैंडर्ड लो हैं, तो फिर सोसाइटी में उसी तरह का एक ट्रेंड वो बनेगा।
तो उनको हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। दैट्स व्हाई हियर द जुडिशरी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेट द हायर बार फॉर अदर ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव इज देयर, है ना, गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर है, सबके लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसको आप पेपर 2 में जो आपका है जुडिशरी एक टॉपिक है सिलेबस में मेंशन, वहाँ पे आप इसे लिंक करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजस्थान से जलियांवाला बाग अ लॉस्ट स्टोरी। वाई वी आर टेकिंग दिस आर्टिकल हियर, जनरली स्टेट वाइज न्यूज़ है, उसका यूपीएससी में इतना रेलेवेंस नहीं होता है, बट इस आर्टिकल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इसी मंथ में नवंबर में ही ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मानगढ़ एक जगह है राजस्थान में, सदर्न राजस्थान, और उदयपुर से भी अगर आप साउथ में जाएंगे यू हैव डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो जो रीजन है जहाँ पे थोड़ा ट्राइबल डोमिनेटेड बेल्ट है ना, जो भील ट्राइब है वो वहाँ पे हैं। तो वहीं पे आपका ये मानगढ़ है, बेसिकली बांसवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया। और फिर पिछले लगभग जब से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, है ना, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो तब से ये भी चर्चा चल रही है कि हमारे जो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है, हिस्ट्री की बुक्स के अंदर उनका मेंशन नहीं है। क्लियर। इसी तरह से जो इवेंट्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा, या कोई भी जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिनका कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको हाईलाइट किया जाए। फाइन, तो उसके ऊपर भी प्रयास है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं प्री पर्सपेक्टिव में, ज़्यादा चांस है कि प्रॉब्लम्स में आ जाए, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो जलियांवाला बाग का सबको पता है क्या चीज़, क्या वो रहा, किस तरीके से, और जलियांवाला बाग में जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, है ना, वो सिंगल एंट्री गेट या एग्जिट गेट वो था, और उसी को आपने बंद किया, और जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक गोलियां चलाई गई, और उस पूरे जो हॉरिफाइंग ट्रेजिडी थी उसके अंदर लगभग 379 लाइव्स वर लॉस्ट जलियांवाला बाग में, है ना, 379 जो है पीपल वर किल्ड। जबकि अगर हम मानगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 1500 से ज़्यादा ट्राइबल लोग मारे जाते हैं, और बिल्कुल यही इतनी ही ब्रूटैलिटी के साथ इन्होंने किया। इवन कैनन्स को यूज़ किया गया, गोला बारूद जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक इस तरह से किया गया, एंड मोर देन 1500 ट्राइबल्स वर किल्ड। और वो सब लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, वो जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस के लिए वो खड़े थे। क्लियर। तो वो इंडिया के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्राइबल जो हमारे लोग हैं, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए ये एक टेस्टिमनी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया ब्रिटिशर्स को रजिस्ट करते हुए। लेकिन उसकी जगह आज जिस तरह से होनी चाहिए हमारी हिस्ट्री बुक्स में वो नहीं है, तो उसी चीज़ को इसको हाईलाइट किया गया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, और प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से इसके जो लीडर थे पूरे मूवमेंट के, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस रीजन में गोविंद गुरु या गुरु गोविंद गिरी, है ना, ये नाम है, पॉपुलर नाम गोविंद गुरु है, या फिर इनको गोविंद गिरी भी कहा जाता था। तो रिवोल्यूशनरी लीडर थे, और इनका जो इन्फ्लुएंस था स्पेशली जो भील एंड गरासिया जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। और आज प्रेजेंट डे आप देखोगे सदर्न राजस्थान के जो रीजन है उदयपुर और उसके नीचे की तरफ कुछ पार्ट है जो मध्य प्रदेश का भी है, मालवा, और कुछ पार्ट है गुजरात का। तो यहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था, और वहाँ पे जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनकी बात ये मतलब वो इनकी बात ये सुनती थी, उनके लीडर के रूप में ये उभर के आए, और इन्होंने एक रिनासा मूवमेंट चलाया। रिनासा मतलब एक जागरण का दौर चला, सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चलाया, और दयानंद सरस्वती से भी काफ़ी प्रेरित ये रहे। और आप देखेंगे सेल्फ रूल स्वराज की ये बात कर रहे हैं, सेल्फ लैंग्वेज स्वभाषा स्वदेशी की ये बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की ये बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता, उन सारी चीज़ों पे इन्होंने चर्चा की। और रिनासा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जो सोशल एविल्स हैं उनको हटाने में फोकस किया। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करने के लिए कहा, अल्कोहल नहीं पीने के, कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट किया गया। फोर्स्ड लेबर को एंड करना, जिसे हम कहते हैं बेकार प्रथा, बिना पैसे के आप इस तरह से काम करा रहे हैं ज़बरदस्ती। गर्ल्स की एजुकेशन पे, रिजॉल्विंग द म्यूचुअल डिस्प्यूट, है ना, आपके बीच में कोई लड़ाई है आपस में बैठ के सुलझा लीजिए रादर देन गोइंग फॉर द कोर्ट्स। तो इस तरीके से इन्होंने किया, और इन सब प्रयासों से फाइनली एक संप सभा, यूनिटी सभा, इसका नाम याद रखना है ना, ये नाम याद आपको रखना पड़ेगा, और गुरु गोविंद गिरी ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
संप सभा बनी और इसकी फर्स्ट मीटिंग आपकी मानगढ़ के हिल टॉप पे होती है। एक छोटी सी पहाड़ी है मानगढ़ हिल टॉप, वहाँ पे ये इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे थोड़ा वरीड होने लग गए क्योंकि लोग इकट्ठा हो रहे थे उनके अगेंस्ट में, है ना, इस तरीके से एक रिवॉल्ट हो सकता था, क्लियर। तो उससे उनका राज खतरे में था, तो वो उनको डर था। और वहाँ पे जो अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट, दे वर मोर कंसर्न अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स। प्रिंसली स्टेट सोशल रिफॉर्म या उसकी वजह से जो जागरण उनमें है वो उनसे कंसर्न थे कि कहीं कोई इंडिपेंडेंट भील स्टेट की ये डिमांड ना कर लें, हमारे हाथ से ये ना चला जाए। तो ये सारे अप्रीहेंशंस थे। फाइनली 1913 को 1913 में थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स गैदर्ड ऑन द कॉल ऑफ द गोविंद गुरु, है ना, सब लोग इकट्ठा हुए क्योंकि फैमिन की स्थिति थी, अकाल की स्थिति थी। अकाल की स्थिति होने के बाद भी जो फार्मर्स हैं उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे, है ना, बॉन्डेड सिस्टम है और फोर्स्ड लेबर है, बेगार प्रथा और ये सब इस तरीके से किया जा रहा था। लोग काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी इन सब चीज़ों को नहीं हटाया गया, टैक्स में रियायत नहीं दी गई अकाल के बावजूद। तो सब लोग यहाँ पे हिल टॉप पे इकट्ठा होते हैं 1913 में कि क्या एक्शन अब हम लें, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। और इसी समय पे यहाँ पे ये जो हिल टॉप है, अभी तो ये एक मॉन्यूमेंट इस तरह से इन्होंने बनाया है, ठीक है, मानगढ़ धाम करके ये एक बना रखा है इनके सेक्रीफाइस को इस तरह से ऑनर करने के लिए। तो इस जगह पे ब्रिटिशर्स आए, पूरा जो भी अपनी गन्स हैं, इवन कैनन्स का यूज़ किया गया और जब तक एम्यूनिशन ख़त्म ना हुआ तब तक इस तरह से चलाया गया। 1500 ट्राइबल्स, है ना, दे वर किल्ड इन दिस मासाकर। तो ये मानगढ़ मासाकर आपका इसको कहा जाता है। और अभी भी हम देखें तो जैसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में या कुछ इस तरह से रिकॉग्निशन मिलेगा, खैर वो चीज़ें नहीं है, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम हमारा खुद का फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जान लें तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो यहाँ पे अपनी आसियान जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने में वर्क कर रहे हैं, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज़, है ना, उनके साथ। तो जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके हेड के साथ इस तरह से ये सब चल रहा है ना, डायलॉग प्रोसेस। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये एक तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 10 जो ग्रुप्स हैं, 10 जो नेशन हैं उनका एक ग्रुप है। इसमें आप देखोगे हमारी सीमा लग रही है म्यांमार से, है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया, म्यांमार है। फिर इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे यू हैव दैट थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, क्लियर। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए, है ना, 5 कंट्रीज तो यहाँ पे हो गए। टोटल नंबर ऑफ 10 कंट्रीज हैं। सारे देश याद होने चाहिए, कई बार पूछा हुआ है, जैसे अभी 2 साल पहले ही प्रीलिम्स में G20 का पूछ लिया था। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ईजी क्वेश्चन माने जाते हैं ये। तो 5 ये हो गए। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये तो आपको याद रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 + 3 8 हो गया। फिलीपींस, है ना, ये याद रख लेना, और ब्रुनेई। तो ये ऐसा करके 10 आपके कंट्रीज़ हैं जिनका ये एक तरह का आपका ये ब्लॉक है, बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इस तरह से बढ़ावा देने के लिए। अब इंडिया के और आसियान के क्या यहाँ पे रिलेशनशिप है उस पर हम आते हैं बेसिक, और फिर वापस से इस न्यूज़ पे आएंगे, ताकि आपको, क्योंकि केवल ये न्यूज़ पढ़ने से आपका काम नहीं हो रहा है, यू नीड टू डू सम एडिशन हियर। तो हमने यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट लिए हैं और डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ही डॉक्यूमेंट से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। आगे हम बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इंडिया का जो फोकस है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब इन देशों पे हमारा फोकस क्यों बढ़ता है। देखो, कोल्ड वार एंड हो जाती है 1990 के अंदर, जो सोवियत संघ है, USSR, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब इंडिया के सामने चैलेंज ये होता है कि कैसे हम, है ना, रशिया के अलावा दूसरे जो देश हैं वहाँ जहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर होते हैं, तो हम अपने जो रिलेशनशिप है इनको डाइवर्सिफाई करें, है ना, इनको डाइवर्सिफाई करें। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, यहाँ पे बूम आ रहा था, एक तरह की इकोनॉमी बूम था। तो हमने देखा क्यों ना इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए। उसी उद्देश्य के साथ 1991 में नरसिम्हा राव जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की, और ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या नाम है? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य था इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है ना, हमारा जो इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन विद दिस इकोनॉमी वो इंश्योर किया जाए। इस उद्देश्य के साथ हम ये लाए
और हमारा जो पूरा फोकस था वो केवल और केवल साउथ ईस्ट एशिया तक था, मतलब इन 10 देशों तक ही था। 2014 में ये हम बात कर रहे हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, ठीक है। और केवल ये क्या है, इकोनॉमिक उस पे कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया है ओनली, प्लस इकोनॉमिक इश्यूज पे ये हम कॉपरेशन चाह रहे हैं। 2014 में इंडिया ने क्या किया, इसको थोड़ा सा अपडेट किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नाम सुना होगा आपने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे हम आए। हमने कहा कि केवल साउथ ईस्ट एशिया ही क्यों, ईस्टर्न जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जापान है, कोरिया है, इनसे भी कॉपरेशन हम बढ़ाएं। तो ये एक्ट ईस्ट एशिया हो गया, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशिया ये दोनों आपने ऐड किया। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन तो पहले भी था, लुक ईस्ट में भी था, यहाँ पे आपने क्या किया, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट को भी ऐड कर दिया। क्लियर, तो ये एक तरह का अपडेटेड वर्जन आपका हो गया। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपने क्या किया, इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी किया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ईस्ट एशिया भी इंक्लूड किया। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये 4 सीज पे आपका है ना, ये आपका डिपेंडेंट है, कल्चर है, कनेक्टिविटी है, कॉमर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो वर्तमान में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा ये जो आसियान के साथ रिलेशनशिप है, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी या आप कहिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ऐसा नहीं है कि हमने आसियान के साथ ही कर रहे हैं, और जो ग्रुपिंग्स हैं जिसमें आप देखोगे मेकोंग गंगा कॉपरेशन है या बिम्स्टेक है ना, इन दोनों में ही आसियान के काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हम कॉपरेशन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कॉपरेशन कर रहे हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये जो पूरा रीजन है ना, साथ एकदम साथ आगे बढ़े। और अब इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इंडिया और आसियान के, जो डिफरेंट फैसेट हैं, जो आयाम हैं रिलेशनशिप के, उनको अगर देखें तो पॉलिटिको सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि हमारे लिए जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, फाइन, क्या हैं, जैसे आप देखोगे एक्सपोर्ट, राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन सिक्योरिटी हमारे लिए थ्रेट हैं, उन पे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप की बात की जाए तो ग्रो कर रहा है। आसियान बीइंग इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इंडियाज ट्रेड विद आसियान लगभग 80 बिलियन है, और 10% हमारे ओवरऑल ट्रेड का पार्ट है। क्लियर, तो ये जो डेटा है जो डॉक्यूमेंट में हमने लिया है, वहाँ पे 2018 का अपडेट था जितना मुझे याद है, तो वहाँ से लिया है। यू डोंट नीड टू मग अप दिस फैक्ट कि 80 बिलियन है, उतना है, आप ये ध्यान रखिए, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान पूरा ब्लॉक, मतलब 10 कंट्री मिला के हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 10% हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूशन है। सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन की अगर हम चर्चा करें, और तो उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखोगे स्टूडेंट पीपल टू पीपल जो पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को इधर उधर भेजना है ना, और अलग तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इन सबको ऑर्गेनाइज कराना, ये सारी चर्चाएं आपकी चल रही हैं। सो दिस इज द थिंग। कनेक्टिविटी पे हम बात करें, दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। और देखो यहाँ पे एक और इंडिया का जो रीज़न है, मतलब इंटरेस्ट है, वो ये है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ पे है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ पे है। कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, वहाँ पे जो ज्योग्राफी की वजह से जो डेवलपमेंट के ऑब्स्टेकल हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट होंगे, तो उस पर इंडिया फोकस कर रहा है। आप देखोगे कनेक्टिविटी पे, चाहे हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, इस पर आपका इम्प्लीमेंटेशन का वर्क काफ़ी अच्छा ये चल रहा है ना, प्रोग्रेस। तो आप देखोगे इंडिया में ये मोरे से आपका ऐड कर रहा है, म्यांमार होता हुआ थाईलैंड तक जा रहा है। अब इसी को आगे हम और बढ़ाना चाह रहे हैं कंबोडिया तक, और इस तरीके से उस पर भी प्रोग्रेस चल रही है। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, और कलादान मल्टी मॉडल में क्या है, इंडिया का जो अभी आपको जाना है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे कलकत्ता से कोई सामान जाएगा ऐसा घूम के जाएगा, ठीक है, मान लीजिए 20 घंटा लग रहा है, 24 घंटा, 30 घंटा, जो भी टाइम लग रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये वाटर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, क्लियर, और ये जो सिटवे पोर्ट और इस तरीके से ये बना रहे हैं, तो यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट ये एक्सेस दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का। तो ये कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, इस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा ये जो हमारे पास में कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इंक्लूड करें, उस चीज़ पे भी हमारा प्रयास चल रहा है। और ये बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज़ हो सकती है
अगर आप कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइन, ये आप बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एक तरह से आप देखोगे जो इस्लामिक बैंकिंग एक जो बड़ा पार्ट है उसी का एक सबसेट मान सकते हो। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि बैंक तो कमाते ही इंटरेस्ट से हैं। बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट यही हुआ ना, बैंक में आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया है पैसा, आपने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट रेट एक्सक्यूज मी 5% है मान लीजिए, है ना, ये 3% है, कहीं पे 5% तक हम मान लेते हैं, इतना दे रहा है आपको। और बैंक क्या करेगा, अपनी जो लेंडिंग रेट है, जो उधार दे रहा है, उस पर चार्ज करेगा 8% या 10% चार्ज करेगा। तो ये जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट के अंदर, दिस इज व्हाट, ये बैंक का प्रॉफिट है, स्प्रेड। तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करके ही तो कमा रहा है, लेकिन फिर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में बैंक कैसे काम करेंगे, ये एक चीज़ है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं। इस्लामिक जो बैंकिंग है इसके अंदर क्या है, ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को जो इस्लामिक लॉ जिसे हम शरिया भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको कंडक्ट किया जा रहा है। द बेसिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इज द रिजेक्शन ऑफ यूजूरी, मतलब एक्स्ट्रा बहुत ही अनरीजनेबल जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसका रिजेक्शन यहाँ पे है ना। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। और आप जो मनी लैंड कर रहे हो उसका किसी अनऑथराइज्ड, है ना, किसी गलत काम में यूज़ ना हो, ये भी जो है इमोरल बिजनेस वगैरह में यूज़ ना हो, ये भी सिद्धांतों के खिलाफ है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज अ नैरो कंसेप्ट विद इन दिस सिस्टम ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। एंड यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के बैंकिंग ऑपरेशन रन करते हैं टू अवॉइड द इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्ट आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो लेकिन एक ट्रेड की तरह काम हो रहा है, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर हम देखें तो बेसिकली जो इस्लामिक बैंक हैं, है ना, या किसी भी बैंक में जो एक इस्लामिक विंडो ओपन की जा रही है बैंकिंग फाइनेंस को लेके, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हाउस के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मुशारका है, मुशारका में क्या होता है, एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है बैंक और क्लाइंट के द्वारा, है ना, बैंक और क्लाइंट दोनों मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट द इस्लामिक बैंक प्रोवाइड द फंड्स विच आर मिक्सड विद द फंड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर्स। तो अगर कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, अब उसको पैसा चाहिए, कुछ पैसा खुद के पास है, तो वो पैसा अगर बैंक से लेगा तो बैंक से इंटरेस्ट उसको मिलेगा, मतलब बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुशारका में आपने बैंक के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लिया, है ना, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह वो उस तरीके से वो रहेगी। ये हो गया। इजरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर क्या होता है, बैंक परचेजेस द असेट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट को अगर कुछ खरीदना है तो वो बैंक से लोन लेगा, बैंक को ब्याज देगा, वो नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, बैंक क्लाइंट के बिहाफ पे उस असेट को खरीद रहा है ना, फॉर ए फिक्स्ड रेंटल रेट, एक फिक्स्ड रेंट के ऊपर। आफ्टर म्यूचुअली एग्रीड टाइम द ओनरशिप ऑफ असेट इज ट्रांसफर टू द क्लाइंट। आफ्टर फ्यू टाइम, लेटर से 5 साल बाद या जो भी है, उसके बाद उसकी ऑनरशिप क्लाइंट को दे दी जाएगी। तब तक क्लाइंट क्या करेगा, जो रेंट है वो उसको दे रहा है, फिक्स्ड रेंट इस तरीके से दिया जा रहा है। तो ये कुछ नए, है ना, मॉडिफाइड ये वर्जन है। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से ये आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट को फोकस नहीं किया जा रहा है, जो जनरली हमें देखने को मिलता है। और आप देखोगे मुराबा, मुराबा मीन्स द सेल ऑफ म्यूचुअली एग्रीड प्रॉफिट, है ना। तो इस तरीके से आपके ये चलेंगे। ऑलरेडी अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे जर्मनी ने फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट बैंक अपना ओपन किया है, तो काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये बढ़ रहा है। इसकी डिमांड को देखते हुए इंडिया में आरबीआई क्या कहता है, क्यों इसको खोलने की ज़रूरत है या नहीं है, उस पर भी हम आएंगे। रिबा इज द इस्लामिक टर्म ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लोन्स, है ना, पेइंग और एक्सेप्टिंग द इंटरेस्ट ऑन ए प्री डिटरमाइंड रेट। इस्लामिक लॉ के अंडर में ये आपका जो है प्रोहिबिटेड है। मनी कैन बी पार्क्ड इन बैंक विदाउट द इंटरेस्ट, कैन नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और अदर काइंड ऑफ प्रोहिबिटिव कमोडिटीज में ट्रेड, जैसे अल्कोहल है, पॉर्क है वगैरह। खैर, अब इंडिया में अगर हम बात करें तो आरबीआई यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे कमेटी यहाँ पे आई थी, रघुराम राजन कमेटी, हालांकि उन्होंने वर्ड तो यूज़ नहीं किया इस्लामिक बैंकिंग या शरिया बैंकिंग, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की नीड की ज़रूरत है। क्यों यहाँ पे ज़रूरत है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की नीड की,
क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो फेथ की वजह से या फिर वो जो डिसएडवांटेज अपना सेक्शन है, दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेस द बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यू टू रीजन ऑफ द फेथ, है ना। बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो अपनी फेथ की वजह से जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम ये यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, है ना, अलग से, या फिर जो ऑलरेडी बैंकिंग मैकेनिज्म है उसी में एसिमुलेट करके, सो दे विल बी गेटिंग द benefit of the banking services or the banking products. The non-availability also denies India access to substantial sources of saving from other countries in the region. फाइन, तो ये भी एक नुकसान वाली बात है। अगर ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा तबका है बाहर से जो अपनी सेविंग यहाँ पे इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग कुड ग्रेजुअली बी इंट्रोड्यूस थ्रू ओपनिंग ऑफ एन इस्लामिक विंडो इन द कन्वेंशनल बैंक, ना। तो आरबीआई ने यहाँ पे कहा था देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक इस्लामिक विंडो ऑलरेडी जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये वर्तमान में इंडिया में स्थिति है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की। ये कुछ वर्ड्स हैं, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यू शुड बी अवेयर अबाउट कि हाँ, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है, नहीं है। ये मुशार का जो कुछ पॉपुलर इस तरह के आपके एग्रीमेंट्स हैं, है ना, इनका ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं प्लगिंग द डिफेंस गैप। अगेन बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है और बहुत अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस में हमारा प्रयास बहुत अच्छा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं, है ना, 2014 में अगर आप देखोगे तो ये लगभग 1500 करोड़ थे। आज अगर आप 2021 की बात करो तो ये लगभग 13,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो देर इज़ डेफिनेटली ए ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट भी हमारा कम हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे इन्होंने नाम दिए हैं, है ना, जहाँ पे हम इंडिजीनियसली अपना डेवलप कर रहे हैं। INS विक्रांत हो गया, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रचंड लॉ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्लाशनिकोव आपके ये जो स्मॉल आर्म्स हैं ये हम जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बस एक दो याद रखिए, डोंट नीड टू मग अप ऑल दिस। बेसिक आइडिया ये ध्यान रखना है। हाँ, ये डेटा याद रख लेना जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये कई जगह काम आएगा। मेक इन इंडिया की बात हो रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हो रही है, हर जगह पे। और हमारे लिए सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आइडिया आपको लग गया होगा कि सेल्फ रिलायंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द सेक्टर्स लाइक क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक डिफेंस। डिफेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर डिफेंस जैसे सेक्टर में हम अगर किसी एक कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, है ना, और हमारे कुछ भी, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पे सब चलता है, और अगर आपके बायलैटरल रिलेशन कुछ भी ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सामने वाले देशों को लगता है कि ये देखो, ये देश तो इस पर डिपेंडेंट है, जैसे अभी चल रहा है, रशिया से हमारा काफ़ी मिलिट्री हार्डवेयर और ये आता है। तो कुछ देशों को लग रहा है कि रशिया पे आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट टेकिंग ए काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टांस ऑन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया ले लेता, हालांकि इंडिया कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना, वी आर टेकिंग ए इंडिपेंडेंट स्टैंड ही। खैर, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लाई पे, ये कुल मिला के हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, या उसका परसेप्शन है ना, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। इसलिए डेफिनेटली हमें आत्मनिर्भर होना होगा डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर में। अब ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया के माध्यम से, या जो भी इंडिया ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट के प्लेयर्स के लिए जिस तरीके से ओपन किया है ना, फॉरेन कंपनीज़ के लिए ओपन किया है, तो अच्छी बात है और यहाँ पे हम आगे भी बढ़े हैं। लेकिन इसमें मेजर इशू क्या है, देखो ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आ रहा है ना ये कि इतना कंपोनेंट इंडिजीनियस है, तो उसमें जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, ये आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखो, है ना, विथ एयरबस कोलाब्रेशन है हमारा विथ एयरबस फ्रांस, है ना। तो यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, इंडिया और साथ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो इंजन है, एवियोनिक्स है, लैंडिंग गियर है, मतलब जो क्रूशियल कंपोनेंट है, हाईटेक जो कंपोनेंट है, जिसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, वो अभी भी अब्रॉड से ही आएंगे। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन विल बी डन बाय द इंडियन एंटिटी, इंटीग्रेशन इज विल बी डन हियर। तो अच्छी बात तो है, पहले तो कुछ ही नहीं हो रहा था, बट स्टिल जो ये क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जहाँ पे हाईटेक की ज़रूरत है, वहाँ पे हम क्या डिपेंडेंट हैं, दूसरे देश पे निर्भर हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हमें काम करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा किसके अंदर, हमारा जो डिफेंस को लेके जो R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहाँ पे हमें पैसा लगाना होगा।
क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा कम रहा है। आज भी अगर आप देखोगे इंडिया का जीडीपी के परसेंटेज के रूप में अगर आप देखते हो, है ना, ग्रॉस हमारा जो एक्सपेंडिचर है ऑन R&D 0.6% है जीडीपी का। जीडीपी का 0.6% है, और ये डेटा आप याद रखें, हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं है यहीं पे आएगा। एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं ना, अगर कहीं पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ से रिलेटेड है, क्लियर, हर जगह पे आप इसको लिंक कर सकते हैं, स्टार्टअप है, इनोवेशन है, एटसेट्रा। तो हमारा खर्चा कितना है? 0.6% ऑफ जीडीपी, जबकि वर्ल्ड में एवरेज है 2.6%। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कितना खर्चा कर रहे हैं। इसराइल 5% से ज़्यादा कर रहा है, चाइना 2.5% कर रहा है। तो इंडिया का जो R&D पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। वी नीड टू इंक्रीज दिस एक्सपेंडिचर सो दैट अल्टीमेटली जो हमारा गोल है सेल्फ रिलायंस का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में वो अचीव हो सके। नेशनल R&D एफर्ट अक्रॉस द बोर्ड, इसके लिए और क्या ज़रूरत है हमें? जो है नेशनल लेवल पे R&D एफर्ट चाहिए। स्टेट है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, एकेडमियां हैं, इन सबको साथ लेके हमें आगे बढ़ना होगा अगर इंडिया को एक क्रेडिबल मिलिट्री पावर के रूप में उभरना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज आर अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आज आप देखोगे जैसे चिप टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया तो अभी एंट्री कर रहा है, और जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चल रही है या जो अब कुछ समय बाद टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, उसी को हम कुछ लेके अपना अचीव करना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक इंडिया उसके अंदर आगे बढ़ेगा कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें रेलेवेंट बने रहने के लिए क्या करना होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांस वो जरूरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस जरूरी है, और जरूरी है वहाँ पे हम सेल्फ रिलायंट बने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, बहुत अजीब है, मतलब पैराडॉक्सिकल है। आप देखोगे कि इंडिया के पास टैलेंट खूब है, ब्रेन पावर खूब है, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं जो बड़ी बड़ी इस तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्लियर, मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने, दूसरे देशों ने, क्लियर, फंडिंग वहाँ से उनकी है, लेकिन ब्रेन पावर या जो टैलेंट है इंडिया का है। मतलब इंडिया के पास टैलेंट तो है, वी नीड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे इस टैलेंट से हम जो प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर ही बना सकें, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर ही बना सकें। प्रोग्रेसिवली चेंजिंग द टेक्नो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप, इस वर्ड को याद रखेंगे, टेक्नो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप इन इंडियाज फेवर शुड बी अकॉर्डेड विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि कैसे टेक्नो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है उसको हमारे फेवर में रखा जाए। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो सुपीरियरिटी है या लेटेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने लेवल पे सेल्फ रिलायंट उस टेक्नोलॉजी में कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, मुंबई के अंदर मीजल्स आउटब्रेक आपका हुआ है, और इसको लेके इश्यूज बने हुए हैं। तो मीजल्स होता क्या है? खसरा कहते हैं इसको, है ना, और सिम्टम आपके कैसे दिखते हैं? इस तरीके के, और जनरली बच्चे और ये ज़्यादा इससे इम्पेक्ट होते हैं। तो मीजल्स में क्या ध्यान रखना है? एक तो वायरल डिजीज़ है, हाईली कंटेजियस है, मतलब फटाफट फैलती है, छींकने से किसी भी जो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो फैल जाएगी। डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू एयर ये आपकी फैलती है। पैरामिक्सोवायरस फैमिली का वायरस होता है, वायरल डिजीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जनरली इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछे जाते रहे हैं कौन सी बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती है। क्या इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है? बिल्कुल इसके लिए उपलब्ध है। खसरे का टीका लगता है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1963 में अवेलेबल हो गया था। उससे पहले टीका नहीं था, तब इसकी एपिडेमिक्स होती थी, मतलब बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है और एनिमल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। इसके साइन अगर देखोगे, कफ है, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लग रही है, फीवर हो गया, लाइट सेंसिटिविटी, रैशेस, कंजक्टिवाइटिस, पिंक आइज, रेडिश आइज, ये सारे इसके सिम्टम हैं। एक और इसमें ध्यान रखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटब्रेक इन मुंबई। अब ये आउटब्रेक का क्या मतलब होता है? देखो, पेंडेमिक का मतलब हम सभी जान गए। अब कोरोना वायरस एक पेंडेमिक था, पेंडेमिक मतलब कोई बीमारी जो कंटेजियस तो है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे फैल रही है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को, बहुत सारे देशों को, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, वो है पेंडेमिक। इससे कम होती है एपिडेमिक, जो कंपैरेटिवली सीमित क्षेत्र में है ना, कुछ कंट्रीज तक ही सीमित है। और फिर होता है आपका एंडेमिक। एंडेमिक इस तरह से नहीं फैली है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सीमित है। आउटब्रेक का क्या मतलब होता है? जब जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, इन्फेक्शन के केसेस, वो एकदम से सडन इंक्रीज है। क्या है? सडन इंक्रीज है, एक
ये मतलब होता है आउटब्रेक का, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। मतलब जैसे जैसे आप एंडेमिक से पेंडेमिक जा रहे हो, नंबर ऑफ पीपल और जितना एरिया को वो इन्फेक्ट कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अब मीजल्स जो है ये नोटिफिएबल डिजीज है। नोटिफिएबल डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो कि जहाँ पे कंपलसरी है, अगर उसका कोई भी केस होता है ना, कोई भी पेशेंट है, उसको रिपोर्ट किया जाना, ऑफिशियल लेवल पे उसको रिपोर्ट किया जाना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। या जो भी रेस्पेक्टिव वहाँ पे अथॉरिटी है वो अगर उसको रिपोर्ट नहीं करती है ना, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो नोटिफाइबल ये डिजीज़ है और इसको नोटिफाई करना जरूरी है। कौन कौन सी नोटिफाइबल डिजीजेज हैं? कॉलेरा, डिप्थीरिया, एंसेफेलिटिस, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, पर्टुसिस, काली खांसी, वूपिंग कफ जिसे कहते हैं, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स तो अभी हमने पढ़ी लिया, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। ये कुछ नोटिफाइड डिजीजेज हैं, है ना, नोटिफाइंग एनी डिजीज। और इसका पर्पस क्या है, नोटिफाई करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ऐसी डिजीज हैं जहाँ पे फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के पास अगर डेटा होगा तो गवर्नमेंट अपना इंप्लीमेंटेशन प्लान बना सकती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बना सकती है, कोई भी पॉलिसी वगैरह है ना, आउटब्रेक को रोक सकती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम आएंगे मीथेन के ऊपर। और सो वी हैव यूनाइटेड नेशन प्रिपेयर्स टू मॉनिटर मीथेन एमिशंस ग्लोबली। अब देखिए मीथेन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम देखें टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्रीलिम्स के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेज और ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसको ये सब हम आज पढ़ेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक नया सिस्टम और बना दिया है, मार्स, ठीक है, ताकि इससे हम क्या करें, मीथेन, एम फॉर मीथेन, ए फॉर अलर्ट, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स इन्होंने बनाया है। मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम क्या करेगा, जो भी ऐसी पर्टिकुलर जगह हैं या इवेंट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा, है ना, मीथेन एमिशन हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर को उसके बारे में बताना और कैसे मीथेन एमिशन को कट कर सकते हैं वो काम करना। क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके मीथेन भी है। लेकिन मीथेन आपका जो है ये इसकी पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। और अगर हम और डेटा यहाँ पे लें इसी न्यूज़ से तो आप देखोगे ये देखिए, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17% ऑफ करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है उसमें मीथेन का परसेंटेज 17% है, याद रखिए इसको। एंड हैविंग कॉज्ड एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ टेम्परेचर राइज, मतलब 25 से 30% टेम्परेचर जितना राइज हो रहा है ना, उसमें लगभग 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन मीथेन की वजह से है। और मीथेन के एमिशन को कट करना, कम करना बड़ा आसान है, इजीली हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये मीथेन पे फोकस कर रहे हैं कि अगर मीथेन को हम फटाफट से कट कर लें तो हमारे को क्या होगा, टेम्परेचर राइज या ग्लोबल वार्मिंग में मदद मिल सकती है। जैसा ये कह रहे हैं कि 0.2 डिग्री को हम अवॉइड कर सकते हैं बढ़ने से। इसलिए आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो COP 26 था ग्लासगो में हुआ, वहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लीज ली गई, जहाँ पे ये था कि हम 2020 के कंपैरिजन में 30% तक रिड्यूस कर देंगे इसके एमिशन को, है ना, 2030 तक, मतलब 10 सालों में। और ये ग्लोबल मीथेन प्लेज में पहले 100 देश थे, अभी इनका नंबर बढ़ के 130 हो गया है। सो दिस इज द थिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्स क्या है ये ध्यान रखिए। और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आइडिया किस तरीके से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट मी जस्ट एम्फसाइज वंस अगेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मीथेन हैज ए लाइफ टाइम अबाउट 10 years इन द एटमॉस्फेयर, मच शॉर्टर देन द CO2। क्या CO2 से बहुत कम है? डेफिनेटली CO2 से तो काफ़ी कम है। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वी नीड टू, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जो कि थी COP 21। यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन को कम करना है, लेकिन साथ ही एमिशन की बात हुई थी मीथेन की भी। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टॉक अबाउट मीथेन एमिशन, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब ऑप्शन के हिसाब से ये टफ क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इजी नहीं है। यूरोप इज द ओनली रीजन वेयर एमिशंस हैव डिक्रीज्ड, तो ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला, यूरोप में रिसेंटली कम हुए हैं। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से बनते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी डीप क्वेश्चन जाते हैं एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स में।
क्यों? क्योंकि IFS जो फॉरेस्ट सर्विस है उसको भी क्लब किया हुआ है, इसलिए हमेशा ऐसा होता है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे इलाबोरेट करूँगा। देखो मीथेन के सोर्सेज ध्यान रखो। नेचुरल सोर्सेज क्या है? नेचुरल सोर्सेज अगेन मेजर सोर्स में आपका आता है अराउंड मोर देन 40%। तो वेटलैंड जितनी भी वेटलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट करती हैं मीथेन एमिशन, और इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, एमिटिंग मीथेन फ्रॉम बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये सबसे बड़ा यहाँ पे सोर्स है। इसके अलावा जो हमारी लाइव स्टॉक है ना, वहाँ से आपका हो रहा है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें आएंगी। पहले नेचुरल वाला कर लें। नेचुरल प्रोसेस इन द सॉइल, केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर हेल्प रिमूव मीथेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्मॉल सोर्सेज भी हैं, सेडिमेंट, वॉल्केनो, वाइल्ड फायर, ये सब इसके सोर्सेज में ध्यान रखो। ह्यूमन इंड्यूस सोर्सेज में एग्रीकल्चर है, जिसमें आप देखोगे जो भी हमारा लाइव स्टॉक है ना, तो उनका जो भी नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी एक सोर्स है ही। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मीथेन एमिशन। ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे प्राइमरी सोर्स है। जब एनिमल्स की मैनोर को स्टोर किया जाता है मैनेज्ड इन द लगून होल्डिंग टैंक, CH4 इज प्रोड्यूस्ड, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, है ना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपका रहता है जब भी जो भी क्रूड ऑयल और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ट्रांसमिशन हो रहा है। होम एंड बिजनेसेस, यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडफिल वेस्ट डिकम्पोजिशन, ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको एक बार देख लेना। और आपको क्या ध्यान रखना है, 40% जो सोर्स हैं वो नेचुरल सोर्स हैं, 60% ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड आपके सोर्सेज हैं। इट इज़ 80 to 85 टाइम्स मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ इस ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इसको वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई भी ग्रीन हाउस गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके लिए एक यहाँ पे माना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये 20 साल के लिए भी होता है, जिसमें आप देखोगे CH4 का लगभग 80 के अराउंड आ रहा है, लेकिन हम 100 ईयर के लिए अगर देखें तो भी CH4 का मोर देन 20 टाइम्स है। फिर N2 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, SF6 है। ये मेजर आपकी 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके बारे में ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ये काफ़ी कम मात्रा में होते हुए भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। फाइन। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जो बिजली चमकती है जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग हो रही है, तो उस समय पे क्या होता है, यू हैव दिस हाइड्रोक्सी रेडिकल्स, है ना, ये काफ़ी रिलीज होते हैं, और ये हाइड्रोक्सी रेडिकल्स क्या करते हैं, CH4 को ब्रेक करते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। तो CH4 नुकसानदायक है, उसको ब्रेक कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये भी चर्चा में था इसलिए हमने ये भी ऐड कर लिया है। तो दिस इज ऑल, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। 15 मार्क्स इसके अंदर आप लिख सकते हो। The judiciary as an institution needs to preserve its independence, and to do this it must strive to maintain the confidence of public in the established courts. Comment, explain. तो दिस इज ऑल। सेशन का PDF यहाँ मिलेगा। ये क्लास आपकी डेली होती है शाम को 8 बजे। फाइन। और कल वाली जो क्लास थी वो कुछ टेक्निकल इशू थे, तो वो टॉपिक भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। दिस इज ऑल। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू नीड टू चूज द प्लान। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ये प्लान दिखेंगे, तो आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, पुट द कोड RB Live, और टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज हैं आपके, लाइव मेंटरशिप वगैरह, इसके लिए जा सकते हैं। कॉम्बो में क्या होगा, GS के साथ ऑप्शनल भी इंक्लूड है, तो वो आपको मिल जाएगा। केवल ऑप्शनल ले रहे हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास में 0% EMI का आपको ऑप्शन मिलता है। नए बैचेस 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज। CSAT अलग से ले रहे हो तो CSAT की भी अलग से आपके ऑप्शन मिल जाता है। और चैम्पियनशिप में आपने आई होप पार्टिसिपेट किया होगा, इस तरह से आज रही थी। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वो ऑप्शन भी आपके पास है। गेमिफाइड बैटल अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप खेल सकते हो। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं। So this is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day.